नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। आप देखिए, ये जो लोअर की परीक्षा हुई थी 2019 में थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बताइए, आंसर करिए फटाफट। पहले क्वेश्चन का, चिकित्सकीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? केमिकल्स। तो आप जानते हैं कि कैंसर का उपयोग में कीमोथेरेपी की जाती है और उसमें जो है रसायनों का प्रयोग किया जाता है, केमोथेरेपी। तो चिकित्सकीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? तो केमोथेरेपी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों के उपयोग करने को कीमोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। केमोथेरेपी ऐसा औषधि उपचार है जो कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दिया जाता है। कीमोथेरेपी ऐसा औषधि उपचार है जो कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं? बताइए दोस्तों, उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं? ये आपको बताना है। तो ये जो है ऑप्शन ही यहाँ पर इनकरेक्ट है। इंडेमिक और एपिडेमिक। इंडेमिक और एपिडेमिक। तो इंडेमिक में क्या होता है? इंडेमिक में जो है कोई रोग जो है किसी विशेष क्षेत्र में तो दोस्तों इसको हम लोग देखेंगे इंडेमिक और एपिडेमिक। देख लेते हैं। वैसे इसमें जो है कोई भी उत्तर करेक्ट नहीं है, लेकिन इन दोनों वर्ड्स में कन्फ्यूजन रहता है हमेशा। एंडेमिक किसको कहेंगे और एपिडेमिक किसको कहेंगे, ये कन्फ्यूजन रहता है। तो विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इंडेमिक होता है विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से कोई बीमारी अगर रहे तो उसको इंडेमिक कहते हैं। माने अर्थात वो इंड नहीं होती है। इंडेमिक में विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में कोई बीमारी अस्थायी रूप से रहे तो उसको इंडेमिक की श्रेणी में रखते हैं। और एपिडेमिक में बड़ी संख्या में कम समय में जो बीमारी फैलती है उसको एपिडेमिक की श्रेणी में रखते हैं। तो ये जो कोरोना वायरस है, इसको जो है एपिडेमिक की श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये रहा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति एंडेमिक कहलाती है। ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? इंडेमिक। जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में तेजी से फैलता है तो ऐसी स्थिति एपिडेमिक कहलाती है।
एपिडेमियोलॉजी तथा एंटियोलॉजी रोग विज्ञान व उपचार से संबंधित शाखाएं हैं। यूपी ट्रिपल ने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के लिए पूर्ण अंक प्रदान किया, क्योंकि गलत प्रश्न पूछेगा तो पूर्ण अंक तो देना ही पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए। ये अध्ययन से ये लोअर की जो परीक्षा हुई थी, लोअर सेकंड की जो परीक्षा हुई थी उसमें का ये 2016 का क्वेश्चन है। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए। स्टडी ऑफ वुंड्स। घाव का अध्ययन, वुंड मीन्स घाव होता है, जो आपका फोड़ा हो जाता है, घाव हो जाता है, उसको वुंड कहते हैं। स्टडी ऑफ वुंड क्या कहलाता है? तो ये ट्रामेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ट्रामेटोलॉजी। ट्रामेटोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। घाव का अध्ययन स्टडी ऑफ वुंड ट्रामेटोलॉजी कहलाता है। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तथा डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत त्वचा व इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। आपके त्वचा पर जो चकते सफ़ेद देखते हैं, होने लगता है, उसको डर्मेटोलॉजी कहते हैं। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी और घाव का अध्ययन ट्रामेटोलॉजी। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है बताइए। पीडियाट्रिक्स जो है निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो दोस्तों बताइए, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? इसका स्पेलिंग होता है पीडियाट्रिक्स। ये जो है शिशु रोग से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। ऑन्कोलॉजी कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं इसको। पीडियाट्रिक्स जो है चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत शिशुओं एवं बच्चों से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। शिशुओं एवं बच्चों से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। इसको याद कर लीजिए थोड़ा सा। यह है कि ये सब अंग्रेजी में जो वन वर्ड होता है उसमें पूछे जाते हैं सब। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चींटियों के अध्ययन को कहते हैं मार्मेकोलॉजी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चींटियों के अध्ययन को मार्मिकोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कीट विज्ञान की वह शाखा जो चींटियों के का वैज्ञानिक अध्ययन करती है उसको मार्मिकोलॉजी कहते हैं। अब देखिए इसमें स्पेलिंग देखिए, मायर मेकोलॉजी कहते हैं। प्राणी विज्ञान की वह शाखा जो उभयचरों मेढक, टोर, सैलमेंडर आदि तथा सरीसृप का अध्ययन करती है उसको हर्पेटोलॉजी कहते हैं। हर्पेटोलॉजी में अध्ययन होता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो
सूत्रकृमि या गोल कृमि का अध्ययन करती है निमेटोलॉजी। कहते हैं पक्षियों के घोंसले के अध्ययन को निडोलॉजी कहते हैं, निमेटोलॉजी कहते हैं। और पक्षियों के घोंसले के अध्ययन को क्या कहते हैं? निडोलॉजी कहते हैं। याद रखिए, महत्वपूर्ण, इसलिए मैं इस पर बार बार प्रेस कर रहा हूँ, आपसे पूछ लेगा। निमेटोलॉजी, निडोलॉजी। पक्षियों के घोंसले के अध्ययन को निडोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए? इसको कहते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, शरीर रचना विज्ञान। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाले शास्त्र कहलाता है शरीर रचना विज्ञान। एग्रोलॉजी सब तो नहीं होगा, देख ही रहे हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन आंतरिक आकृति विज्ञान, इंटरनल मॉर्फोलॉजी या शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। इंटरनल मॉर्फोलॉजी। दोस्तों आगे चलते हैं। आर्थोपेडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार कीरापिडिस्ट संबंधित है, बताइए। ये रीजनिंग में भी आ जाता है, बताइए। आर्थोपेडिस्ट, डॉक्टर आर्थो का प्रचार बहुत देखे होंगे। आर्थोपेडिस्ट, पेडिस्ट, आर्थोपेडिस्ट जो है जिस प्रकार से हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार से कीरापोडिस्ट संबंधित है, बताइए। कीरापोडिस्ट। यहाँ पर आर्थोपोडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार से कीरोपोडिस्ट संबंधित किससे है, बताइए। तो ये कीरोपोडिस्ट जो है पांव से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आर्थोपोडिस्ट हड्डियों से संबंधित है जबकि कीरोपोडिस्ट जो है पांव और उसकी बीमारियों का इलाज करने से संबंधित है। कीरोपोडिस्ट जो है पांव और उसकी बीमारियों का इलाज करने से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। विज्ञान की कौन शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है, बताइए। तो ट्यूमर के बारे में बताती है ऑन्कोलॉजी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑन्कोलॉजी। ट्यूमर या कैंसर, ऑन्कोलॉजी हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विज्ञान की ऑन्कोलॉजी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है या कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। देखिए ट्यूमर और कैंसर। यूरोलॉजी शाखा, यूरोलॉजी शाखा मूत्र मार्ग एवं पुरुष प्रजनन मार्ग ट्रैक से संबंधित रोगों से संबंधित है। ऑस्टियोलॉजी जो है हड्डी संरचना एवं कंकाल संरचना का अध्ययन करता है, ऑस्टियोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी हो गया। ऑन्कोलॉजी ट्यूमर या कैंसर से, यूरोलॉजी आपके मूत्र मार्ग से, यूरिन में से यूरोलॉजी बना है। और ऑस्टियोलॉजी जो है हड्डी संरचना एवं कंकाल से के अध्ययन से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मानव शारीरिकी
इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर अध्ययन करेंगे हम लोग। तो चलिए फटाफट आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, ये बहुत चर्चित प्रश्न है, बताइए। तो न्यूरॉन होता है। तंत्रिका तंत्र का कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन होता है। नेफ्रॉन जो होता है आपका किडनी का होता है। इसी तरह से सेरिब्रम और सेरिबेलम ये सब जो होता है अलग अलग, ये तो मस्तिष्क के दोनों भाग हैं। सेरिब्रम और सेरिबेलम जो मस्तिष्क के भाग हैं। नेफ्रॉन जो होता है किडनी से होता है, कि किडनी का कार्यात्मक या मूल इकाई है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इसका कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और उसका विश्लेषण करना है। एक उत्तेजनीय कोशिका है। तो नर्वस सिस्टम की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? बताइए। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? तो देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, ये छोटी आंत में होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का अधिकांश मात्रा छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। हमारे शरीर की छोटी आंत लगभग 6 मीटर लंबी एवं अत्यधिक कुंडलित होती है। इसकी आंतरिक दीवार पर विली पाए जाते हैं जो पोषक पदार्थों को अवशोषित करते हैं। छोटी आंत की अत्यधिक लंबाई एवं कुंडलित होना अधिक अवशोषण की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी है। छोटी आंत की अधिक लंबाई और कुंडलित होना अधिक अवशोषण की क्रिया के लिए उत्तरदायी है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों और खनिजों का 90% हिस्सा कहाँ होता है? बताइए। वही पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर 2 को रिपीट कर दिया। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? तो वही देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, छोटी आंत लगभग 6 मीटर लंबी होती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? फैट को तोड़ करके कोलेस्ट्रॉल बनाता है, बताइए। कौन सा अंग जो है फैट को तोड़ करके कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो ये होता है यकृत, लीवर। ब्रिक कहते हैं किडनी को। बहुत लोग यकृत और ब्रिक में कन्फ्यूजन करते हैं, कन्फ्यूजन होता है बहुत लोगों को। तो यकृत को लीवर कहते हैं और ब्रिक को क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यकृत कोशिकाएं वसा उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाती हैं। कोलेस्ट्रॉल एक प्रख्यात लिपिड भी है क्योंकि मनुष्य के हृदय रोगों से इसका सीधा संबंध होता है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रख्यात लिपिड भी है क्योंकि मनुष्य के हृदय रोगों से इसका सीधा संबंध होता है। तो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर क्या होता है? आप हृदय रोग का शिकार हो जाते हैं।
और अंडा का जो पीला वाला भाग होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसीलिए देखिए कि जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जो मान ली कि उनको प्रोटीन चाहिए तो सफ़ेद वाले भाग में अंडे के प्रोटीन मिलता है उसको खाते हैं और पीला वाला भाग को निकाल के फेंक देते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि आपको जाकर नसों में जम जाता है, फिर बाधित करता है, फिर हृदय पर जोर पड़ता है और हृदय में भी तो नसें होती हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, बताइए। सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, बताइए। तो ये लीवर ही है, जिसको जिगर भी कहते हैं। लीवर कह लीजिए, जिगर कह लीजिए, यकृत कह लीजिए। तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपके यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जिगर या यकृत लीवर है। यह अंग सबसे अधिक भारी, औसत भार लगभग 1.6 किग्रा होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मानव शरीर रचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, बताइए। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पैंक्रियाज। ग्रंथि की बात कर रहा है। लीवर भी एक ग्रंथि था, तो ये तो सबसे बड़ा होता है, ये सबसे बड़ा हो गया। और पैंक्रियाज जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो गई है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अग्न्याशय। मानव शरीर रचना में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि एवं अग्न्याशय पैंक्रियाज दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। अंतःस्रावी अग्न्याशय लैंगरहैंस द्वीपों से निर्मित होता है। साधारण मनुष्य के अग्न्याशय में लगभग 10 से 20 लाख लैंगरहैंस द्वीप होते हैं, जो अग्न्याशयी ऊतकों का 1 से 2% होता है। 10 से 20 लाख लैंगरहैंस की दीपिकाएँ तो अंतःस्रावी इसी कारण से होती है, लैंगरहैंस की दीपिकाओं से ही। तो ये पूछा जाता है कि वो कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के रूप में काम करती है। तो ये आपके पैंक्रियाज, जिसको अग्न्याशय कहते हैं, यही है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं के में मध्यस्थता करता है और मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है? जो मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है। तो ये जो होता है स्पाइनल कार्ड, मेरुदंड। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मेरुदंड एक लंबी पतली नलिका सदृश संरचना है जो तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती है। यह संदेशों को मस्तिष्क से अंग तक या अंग से मस्तिष्क तक भेजने का कार्य तथा प्रतिबिंब क्रिया का संचालन करता है। मेरुदंड के बारे में, स्पाइनल कार्ड के बारे में कह रहा है। आप जानते हैं जो पीठ की अपकीर्ण की हड्डी होती है उसी को स्पाइनल कार्ड कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? वही मेरुदंड को मेरुरज्जु कह रहा है। तो
मेरुदंड का, मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है बताइए? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मस्तिष्क का पिछला भाग लंबा होकर खोपड़ी के पश्च छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी तक फैला रहता है, इसे मेरुरज्जु कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करने का कार्य मेरुरज्जु का ही है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है बताइए? तो ये जो है थैलेमस जो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, सेरेब्रम है और हाइपोथैलेमस भी है, लेकिन मेडुला जो है ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो आइए दोस्तों देखिए ये अग्र मस्तिष्क को कहते हैं। अग्र मस्तिष्क, तो अग्र मस्तिष्क में क्या आ रहा है? सेरेब्रम आ रहा है और पश्च मस्तिष्क में क्या आता है? सेरेब्लम आता है। इसको अच्छे से देख लीजिए यहाँ से। ये देखिए इसको पूरा ब्रेन स्टेम कहते हैं और ब्रेन स्टेम का 3 पार्ट हो गया। ऊपर जो हो गया मिड ब्रेन हो गया, ये जो हो गया मिड ब्रेन, और इसको बीच में पोन्स कहते हैं और नीचे जो है मेडुला ऑब्लंगंटा होती है। ये जो है मेडुला ऑब्लंगंटा है। तो अब देखिए थैलेमस और हाइपोथैलेमस में भी लोग कंफ्यूज करते हैं। तो थैलेमस ऊपर होता है, हाइपोथैलेमस नीचे होता है, और सबसे नीचे क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। तो इसको देख लीजिए, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है। सेरेब्रम जो हो गया अग्र मस्तिष्क हो गया, और सेरेब्लम लॉ जो हो गया पीछे आ गया सेरेब्लम, और थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड ये मेडुला ऑब्लंगंटा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए क्या कर रहा है कि अग्र मस्तिष्क का आगे वाला भाग होता है जिसमें प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम, थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस आदि होते हैं। मेडुला पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन का हिस्सा होती है। हाइपोथैलेमस भूख प्यास, प्यार घृणा, परितृप्ति तथा ताप को नियंत्रित करता है। मेडुला जो है भोजन निगरण, उल्टी माने भोजन को निगलना, उल्टी, हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, खांसने छींकने इत्यादि का नियमन केंद्र है। तो खास तौर से मेडुला जो देख रहे हैं कि मुंह से होने वाली क्रिया निगलना, उल्टी करना, हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, खांसने छींकने इत्यादि हो गया, और हाइपोथैलेमस ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, भूख प्यास प्यार घृणा ये सब चीज़ को। तो चलिए इसको एक अच्छे से देखिए। निम्न कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो मेडुला ऑब्लंगंटा जो है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। थैलेमस है, सेरेब्रम है, हाइपोथैलेमस है। आगे जो सेरेब्रम होता है पीछे सेरेब्लम होता है। इसको अगेन एंड अगेन देखिए, इसमें बहुत कन्फ्यूजन। देखिए सेरेब्रम और ये हो गया सेरेब्लम, थैलेमस ऊपर, हाइपोथैलेमस नीचे, उसके नीचे पीयूष ग्रंथि होती है, और ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगंटा। मेडुला ऑब्लंगटा, मेडुला ऑब्लंगटा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है, बताइए। हृदय की धड़कन और श्वसन को तो अभी हम लोग देखें हृदय गति का स्पंदन तो कौन कर रहा था, मेडुला ऑब्लंगंटा कर रहा था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है तो मेडुला ऑब्लंगंटा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मेडुला ऑब्लंगटा, मेडुला ऑब्लंगटा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। हृदय की धड़कन एक श्वसन संचालित क्रिया है, क्या कह रहा है, हृदय की धड़कन एक श्वसन संचालित क्रिया है। यह क्रिया पश्च मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लंगंटा में उपस्थित नियंत्रित केंद्र के नियंत्रण में होती है। पश्च मस्तिष्क, यह क्रिया पश्च मस्तिष्क रोम्बेसेफ्लान के मेडुला ऑब्लंगंटा में उपस्थित एक नियंत्रित केंद्र के नियंत्रण में होती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो मेडुला ऑब्लंगंटा जो है श्वसन दर, हृदय की धड़कन, इन सब चीज़ों को नियंत्रित करती है। निगलना, उल्टी करना, मौखिक जो क्रियाएं होती हैं। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम है, बताइए। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम है, बताइए दोस्तों। तो इसको कहते हैं मेटाकार्पल। चलिए अभी दिखाते हैं हम आपको। तो दोस्तों पूछा था आपको कि हथेली में पाई जाने वाला हड्डी का नाम है, हथेली में पाई जाने वाले हड्डी का नाम पूछा था। तो ये देखिए क्या लिखा है, मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो दिखाया है ये मेटाकार्पल्स है। हेड, बॉडी, बेस इसका बता रहा है। तो भाई बीच में बॉडी होती है, बेस होता है। अब ये जो है ट्रपेजियम, ट्रपेजोइड, हमाटे, कैपिटेट, ये सब जो नाम दिया है, और प्रॉक्सिमल फ्लांजेज, इनको कहते हैं प्रॉक्सिमल फ्लांजेज। तो मेटाकार्पल्स नामक हड्डी जो कहाँ पाई जाती है, बताइए। अब आपको क्लियर हो गया होगा, मेटाकार्पल्स बोन हथेली में पाई जाती है। चलिए आइए एक प्रश्न दिखा देते हैं। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है, अगर आप जानते तो सीधे आते मेटाकार्पल्स। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि कलाई के जोड़ में पाई जाने वाली हड्डियों के समूह को कार्पल एवं हथेली की हड्डियों में मेटाकार्पल। कलाई के जोड़ में पाई जाने वाली हड्डियों के समूह को कार्पल एवं हथेली की हड्डियों को मेटाकार्पल कहते हैं। स्टर्नम, क्लेविकल, पैटेला, स्कैपुला क्रमशः ब्रेस्ट बोन, कोलर बोन एवं नी कैप से संबंधित है। तो चलिए, कार्पल और मेटाकार्पल जो है आपको ये हाथ में पाई जाती हैं। तो कलाई के जोड़ों में पाई जाने वाली हड्डी को कार्पल और हथेली में मेटाकार्पल। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, ये बताइए। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, तो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। मानव में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं स्पाइनल कार्ड में, बताइए। मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं, 31। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और कपाल में 12, कपाल में
12 जोड़ी चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मानव शरीर में 31 जोड़ी मेरुरज्जु या मेरु तंत्रिका पाई जाती है, जिसमें 8 जोड़ी सर्विकल नर्व्स, 12 जोड़ी थोरासिस नर्व और 5 जोड़ी लंबर नर्व्स एवं 5 जोड़ी सैक्रल नर्व्स तथा 1 जोड़ी काकिजिल नर्व्स पाई जाती है। ये आप जब अपना स्पाइनल कार्ड देखेंगे ऐसे जो होती है, थोड़ा सा ज़्यादा कर दिए, थोड़ा सा तिरछा होती है ऐसे करके, ये आपकी गर्दन होती है और ये आपकी कमर तक आती है। तो इसमें जो है 31 जोड़ी जो है हड्डियां पाई जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। काकिजिल जो है सबसे नीचे होती है, आपकी जो ये स्पाइनल जहाँ कमर में लगती है। हमारा शरीर पीएच सीमा रेंज के भीतर काम करता है। किस सीमा के भीतर काम करता है बताइए? हमारा शरीर जो है 7 से 7.8 पीएच रेंज के भीतर काम करता है। 7 से 7.8 पीएच रेंज के भीतर काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। पीएच मान एक संख्या होती है जो पदार्थ की अम्लीयता तथा क्षारीयता को व्यक्त करती है। इसका मान 0 से 14 के मध्य होता है। जिस विलयन का मान पीएच से कम वो अम्लीय, पीएच से अधिक क्षारीय तथा 7 पर उदासीन होते हैं। मानव शरीर का पीएच मान लगभग 7 से 7.8 के मध्य काम करता है। मानव शरीर का पीएच मान लगभग 7 से 7.8 के मध्य जो है काम करता है, अर्थात थोड़ा सा क्षारीय की तरफ होता है। पीएच स्केल जो होता है 0 से 14 होता है और ये जो है 7 होता है, मध्य में ये न्यूट्रल होता है, यही कह रहा है। चलिए हम लोग जब डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे, अभी डिटेल से देखने का समय नहीं है, थोड़ा सा परीक्षा नज़दीक है। आप सभी विद्यार्थियों की थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन देखना जरूरी है। रुधिर परिवहन तंत्र। रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या 1000 प्रति मिली क्यूब होती है, बताइए? 1000 प्रति मिली क्यूब होती है। मंडी परिषद 2018 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया, ये सब भी देखते रहिए। 1 मिली क्यूब में कितने हजार श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है? डब्ल्यूबीसी के बारे में पूछ रहा है। डब्ल्यूबीसी कितना हो जाएगा? 4.5 से 10 के बीच में, मैंने 4500 से लेकर 10,000 के बीच में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या, सामान्य संख्या 4.5 हजार से 11,000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि करती हैं, यही आपका बीमारी से लड़ने में हेल्प करती हैं डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल लगभग 3 से 4 दिन होता है, इसीलिए आप देखते हैं कि 3-4 दिन में आपको तबीयत चेंज हो जाता है, कभी सर्दी हो जाती है, कभी जुकाम हो जाती है, तो इसी कारण होता है। तो 4.5 से 11,000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है, माने इतने में 1 मिलीमीटर घन मिलीमीटर ले लेंगे तो उसमें से 4.5 से 11,000 आपको डब्ल्यूबीसी मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या, वही पूछ लिया, वहाँ पर डब्ल्यूबीसी पूछा, यहाँ पर आरबीसी पूछ लिया। आरबीसी की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। तो आरबीसी की संख्या जो होती है 4.6 से 6.2 मिलियन प्रति
घन मिलीमीटर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या 4.6 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होती है, जबकि श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या इतने से 1000 से इतने प्रति घन मिलीमीटर होती है। और 1 मिलियन में कितना होता है बताइए? 1 मिलियन में 10 लाख होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल पूछ रहा है आपसे। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है बताइए? आरबीसी का जीवन काल जो है 120 दिन होता है, और डब्ल्यूबीसी का कम होता है, 3 से 4 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इसी के कारण। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। लाल रक्त कणिकाएं श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है। इनका जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। इसके बाद प्लीहा में इनका विनाश हो जाता है। प्लीहा अर्थात स्प्लीन। स्प्लीन में प्लीहा होता है, इसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, कौन सा तत्व लोहे में नहीं पाया जाता है बताइए? रक्त में नहीं पाया जाता, ब्लड में। कौन सा तत्व जो है ब्लड में नहीं पाया जाता है? तो क्रोमियम जो है ब्लड में नहीं पाया जाता है, और यही आपका आंसर होगा। लोहा पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए और आगे चलते हैं। रक्त में क्रोमियम नहीं पाया जाता है, रक्त में लोहा, तांबा, मैग्नीज आदि तत्व पाए जाते हैं। माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। रक्त किसके माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है बताइए? आप ये बताइए। गुर्दे को अंग्रेजी में कहते हैं किडनी। तो रक्त किसके माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है? तो ये जो होता है किडनी की धमनी से। किडनी की धमनी से गुर्दे में प्रवेश करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वृक्क में रक्त किडनी वृक्क धमनी के द्वारा प्रवेश करता है। धमनियां ऐसी रक्त वाहिकाएं होती हैं जो शरीर के विभिन्न भागों को ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचाती हैं। वृक्क धमनी वृक्क को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने का कार्य करती है। फुफ्फुस धमनी फेफड़े को ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजन रहित रक्त को पहुंचाने का काम करती है फुफ्फुस धमनी। चलिए कंफ्यूज करेगा। फुफ्फुस धमनी फेफड़े को ऑक्सीजन रहित रक्त को पहुंचाने का काम करती है। तो वृक्क धमनी के माध्यम से किडनी में रक्त पहुंचता है ऑक्सीजन युक्त। वृक्क धमनी वृक्क को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने का कार्य करती है। किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है बताइए? किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है? तो अभी हम लोग देखे हैं किसके? वृक्क धमनी के माध्यम से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो ये जो होता है फिलोक्विनोन के कमी के कारण।
फिलोक्विनोन के कमी के कारण, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। फिलोक्विनोन की कमी से रक्त स्कंदन विकार होता है। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। तो सीधे विटामिन के न कहकर उसका रासायनिक नाम दे करके आपसे पूछ लिया। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, बताइए। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, किसको रक्त बैंक कहा जाता है बताइए। तो रक्त बैंक तो ये तो भैया हृदय तो पंप करता है, ये बैंक नहीं है। किडनी और यकृत आप समझते ही हैं, ये अलग चीज़ें हैं। तो इसमें प्लीहा जो है, जिसको अंग्रेजी में स्प्लीन कहते हैं, इसको जो है मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। स्प्लीन अमाशय तथा डायफ्राम के बीच यकृत के बाईं ओर स्थित गहरे लाल रंग की लसिका ग्रंथि होती है। वयस्क मानव में यह ब्लड बैंक का कार्य करती है। यह रुधिर के तत्कालीन आवश्यकता से अधिक लाल रुधिराणुओं का संग्रहण करके रखती है। यह रुधिर के तत्कालीन आवश्यकता से अधिक लाल रुधिराणुओं का संग्रहण करके रखती है और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें रुधिर में मुक्त करती है। इसके रुधिर पात्रों में भरा बहुत सा रुधिर भी आवश्यकता पड़ने पर समान रुधिर समान तंत्र के लिए मुक्त किया जाता है। तो स्प्लीन को जो है ब्लड बैंक कहा जाता है, क्योंकि ये अपने पास आरबीसी रखती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है। मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है। देखिए प्लीहा को ही नियंत्रित पूछ लिया। मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है। तो प्रश्न ये होना चाहिए कि मानव प्लीहा जो है किसको नियंत्रित करता है? मानव प्लीहा नहीं, जैसे मानव प्लीहा लिख करके इस डैश डैश होना चाहिए। मानव प्लीहा किसको नियंत्रित करता है? तो रक्त आयतन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है। प्लीहा रक्त में पुरानी और टूटी हुई कोशिकाओं को नष्ट कर रक्त के आयतन या मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है ना, रक्त या आयतन की मात्रा को, आयतन या मात्रा को नियंत्रित करता है। साथ में इसमें उपस्थित श्वेत रुधिर कणिकाएं रोगों से प्रतिरोधकता भी प्रदान करती हैं। WBC के बारे में बात कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। रोगों से प्रतिरोधकता भी प्रदान करती हैं। रक्त समूह O कहलाता है, क्या कहलाता है? रक्त समूह O जो है कहलाता है। तो रक्त समूह O जो है आप जानते हैं कि ये सर्वदाता कहलाता है। ये सबको देते हुए चलता है, ये देने के लिए तैयार रहता है। सार्वजनिक दाता, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। मानव रक्त का रक्त समूह O सर्वदाता है, जो सभी समूहों AB, ABO को रक्त प्रदान कर सकता है। रक्त समूह AB सर्वग्राही, सर्वदाता या सर्वग्राही कहा जाता है, जो सभी प्रकार के रक्त समूहों से रक्त ले सकता है। तो वो जो है दाता है, ये दान करता है, और ये जो है AB जो है ये भिखारी आदमी है, ये सभी से ले सकता है। इसके यहाँ ऐसा कोई भेदभाव नहीं कि हम आपसे लेंगे व नहीं लेंगे, सबसे ले लेगा। मानव रक्त के किस रक्त समूह को सरोजन दानी
कहा जाता है। तो सरोजन दानी आप जानते हैं कि दाता कौन है, वो है, चलिए आगे चलते हैं। यदि एक पिता और एक माता का रक्त वर्ग क्रमशः ए और ओ है तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उसके बच्चों में संभव नहीं है, बताइए। अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर करिए फटाफट। दोस्तों हम लोग एक चार्ट का अध्ययन करते हैं, यहाँ पर देखिए उत्तर तो हम लोग देख लेंगे, ये भी ठीक है। माता पिता के रुधिर वर्ग, ठीक है ना, और संतानों के रुधिर वर्ग संभव और असंभव। जब माता और पिता दोनों का रुधिर वर्ग O और O है तो संतान में क्या हो सकता है, O हो सकता है। A और O है तो AO हो सकता है। A और A है तो A तथा O हो सकता है। यहाँ पर भी O और B है तो O तथा B हो सकता है। A अपने साथ ले लेता है O को, O और B है तो O भी हो सकता है। B और B है तो देखिए जैसे इस तरह से ये अपने साथ A और O को ले रहा था तो ये भी संभव है। A और B दोनों है तो कौन कौन से संभव हैं, O भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है। और O और AB है तो क्या क्या हो सकता है, A हो सकता है तथा B हो सकता है। A और AB है तो क्या होगा, A B तथा AB तीनों हो जाएगा। B और AB है तो क्या हो जाएगा, A B तथा AB हो जाएगा। AB AB है तो ये तीनों हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबको मिला दें तो देखिए A भी आ जा रहा है, B भी आ जा रहा है, A भी आ जा रहा है, B भी आ जा रहा है। यहाँ पर A और B दोनों आ जा रहा है तो ये यहाँ पर ये तीनों संभव हैं। और O है तो O ही होगा, A और O है तो A तथा O दोनों हो सकता है। इधर जो है AB जो है अपने साथ O A B तथा AB सभी हो सकता है। यहाँ पर देखिए कि किसके साथ O नहीं आएगा, जब O और AB का कॉम्बिनेशन हो जा रहा है तो यहाँ पर केवल A और B ही आएगा, या तो A आएगा या B आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि O नहीं आ रहा है और यहाँ पर तो O है ही नहीं। इन सब में देखिए O है तो मैंने आएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि O और AB है तो हो क्या हो सकता है, A हो सकता है तथा B हो सकता है, AB नहीं होगा। तो यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, उपयुक्त सारणी से स्पष्ट है कि विकल्प A तथा B दोनों सही होंगे। क्या पूछा था उसमें कि कौन, एक पिता का अगर रक्त समूह A है और माता का O है तो उनके बच्चों में कौन सा संभव नहीं है, उनके बच्चों में कौन सा संभव नहीं है। तो A है और A और O है तो कौन सा संभव है, बताइए। A और O है तो कौन सा संभव होगा, बताइए। तो A हो सकता है और तथा O हो सकता है। तो इसमें जो है देखिए यहाँ पर B नहीं होगा, A भी नहीं होगा। इसको यहाँ से सारणी से आप अच्छे से देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, इतना ध्यान रख लीजिए कि अगर यहाँ पर AB अगर आएगा तो O नहीं आएगा, AB अगर आएगा तो O नहीं आएगा। और ये AB अपवाद है, माने किसी में AB हो
तो ओ नहीं आएगा। यहाँ पर भी ए भी है तो ओ नहीं आएगा इधर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यदि माता पिता में रक्त समूह ए गुणे ए हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा? बताइए। माता पिता में ए और ए है तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बच्चों में अभी हम लोग जो सारणी देखे थे उससे या तो ए होगा या ओ होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आइए दिखा देते हैं हम आपको। देखिए यहाँ पर ए और ए है तो ए और ओ हो सकता है। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? प्लाज्मा बताइए। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो लगभग 55 से 60% होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो 55 से 60%। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। प्लाज्मा मानव रक्त के पीले रंग का तरल घटक है जिसमें रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती हैं। यह कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% होता है। प्लाज्मा जो होता है 55% तक होता है, 55 से 60। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? बताइए। अगर आपका 80 किलो वजन है तो 77% तो ज़्यादा हो जाएगा, 21% भी ज़्यादा हो, 14% भी ज़्यादा हो जाएगा। भाई एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, तो ये तीनों ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट होगा। क्या कह रहा है? मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? कितने प्रतिशत होगा? ये 7% होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है और 5 से 6 लीटर खून होता है, लीटर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार मानव शरीर की तुलना में लगभग होता है। बताइए। रक्त का भार जो है मानव शरीर की तुलना में, माने आपके शरीर में जो रक्त है उसका भार, रक्त का भार बटा में आपका भार, करेंगे तो कितना प्रतिशत आएगा, यही आपसे पूछ रहा है। तभी हम लोग इससे पूछे हैं, इससे पहले देखे हैं, लगभग 7 से 8% होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। रक्त है, रक्त क्या है बताइए? अम्लीय है कि क्षारीय है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान रक्त का लगभग कितना होता है? 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। 0.45 इस तरह से, 7.35 से 7.45 के बीच। और 7 के बाद इधर कैसा होने लगता है? क्षारीय होने लगता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रक्त है कैसा है? क्षारीय है। रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें द्रव्य अधात्री मैट्रिक्स प्लाज्मा और पाई जाती है। रक्त का पीएच मान जो है 7.35 से 7.45 के मध्य होता है। जिस विलयन का पीएच मान अभी आप सभी जानते हैं क्या होता है, ठीक ना? 7 से अधिक है, इसलिए रक्त कैसा होगा? क्षारीय होगा। रक्त का पीएच क्या है बताइए? ये होगा, रक्त का पीएच
7.4 होता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। रक्त का पीएच होता है, रक्त का पीएच होता है 7 पर, आइए क्षारीय होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 भी यही पूछ रहा है, रक्त का पीएच मान होगा कितना होता है बताइए। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और आगे चलते हैं दोस्तों। रक्तचाप किस पर निर्भर करता है बताइए। रक्तचाप जो है किस पर निर्भर करता है। तो रक्तचाप जो है सिस्टोलिक बल, हृदय निर्गम, हृदय की गति और परिधीय प्रतिरोध, इन सब पर निर्भर करता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट होगा। रक्तचाप का मतलब ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है इन सभी पर काम करता है, सिस्टोलिक बल, हृदय निर्गम और परिधीय प्रतिरोध। रक्तचाप आमतौर पर सिस्टोलिक बल, हृदय निर्गम और परिधीय प्रतिरोध, वास्कुलर रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है। वास्कुलर का मतलब क्या, आपकी ये जो नसें होती हैं मोटी पतली, इसमें कई बार कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो फिर रक्त को बहने में दिक्कत करता है। तो वही कह रहा है कि रक्तचाप इस पर भी निर्भर करता है। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है। किसकी सहायता से रक्त ऑक्सीजन ले जाता है बताइए। तो रक्त ऑक्सीजन ले जाता है आरबीसी से के सहयोग से। लोहित कोशिकाएं, इनको आरबीसी का रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स हो जाता है और इसमें आरबीसी ब्लड में आयरन की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है, इसका रंग जो है लाल होता है, इसीलिए लोहित कह रहा है। लोहित कोशिकाएं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। लाल रुधिराणु लोहित कोशिकाएं रुधिर में पाए जाते हैं और रुधिर का लगभग 40 से 45% भाग बनाते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन मिलता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यह हीम लोहा पदार्थ के कारण लाल रंग का होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है बताइए। अभी हम लोग देखे हैं किस कारण से रक्त जो है लाल दिखाई देता है। ये हीमोग्लोबिन के ही कारण लाल दिखाई देता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन कोशिकाओं तथा कुछ ऊतकों में पाया जाने वाला लौह युक्त प्रोटीन है। इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम नामक लाल रंग से जुड़ी हुई होती है। रुधिर का लाल रंग हीम के कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अभी आ गया पाचन तंत्र। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं पाचन एवं उत्सर्जन, और इसमें पहला प्रश्न है टायलिन एंजाइम का संबंध है। तो टायलिन एंजाइम का संबंध किससे है। चलिए दोस्तों, तो इसको जो है हम लोग होमवर्क के रूप में रहने देते हैं और आगे का जो अगली वीडियो में देखा जाएगा। तो चलिए अंत में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिए ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन ही मोटिवेशन प्रदान करता है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद।